नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान अगर बैंक के पास जाता है या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन लेता है तो उसके अलग अलग तरह के नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो और कल के डेट में अगर आप ईएमआई नहीं चुका पाए तो बैंक वाला क्या करेगा, आपकी गाड़ी ले जाएगा, नीलामी करेगा और उससे पैसा रिकवर करेगा। घर की ईएमआई नहीं दे पा रहे हो तो घर ले लेगा, उससे नीलामी करेगा। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे होता है, सिक्योरिटी रहती है बैंक के पास कि यहाँ पर आप लोन दे रहे हो। और कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और आपने कोई कोलैटरल जमा नहीं किया तो उसके पीछे कारण ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। नॉर्मली अगर इंटरेस्ट रेट 8-9% लगना चाहिए तो उसके ऊपर 15-16% होगा क्योंकि आपने कोई कोलैटरल नहीं जमा किया है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी हो क्या रहा है, रिसेंटली देखने को मिला है कि बहुत से लोग जो हैं वो फ़ोन को ईएमआई पर ले लेते हैं, फ़ोन को भी यहाँ पर फाइनेंस करा देते हैं, लेकिन कई बार वो पैसा चुका नहीं पाते। और इसी को देखते हुए यहाँ पर बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया था कि आप एक नियम बनाओ कि क्या अगर वो फ़ोन का ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो क्या हम उसके फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। और आप देख पाओगे यहाँ पर खबर, आरबीआई प्रपोजेज टाइटर नॉर्म्स फॉर रिकवरी एजेंट्स, बैंक एम्प्लॉयज़, बार अब्यूसिव लैंग्वेज, ब्लॉकिंग मोबाइल फ़ोन्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या कहा है इसको लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल का बैच लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेज दिया जाएगा। और भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर पर कॉल कर लीजिए एंड यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आरबीआई ने एक न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है, प्रपोज किया है बेसिकली, जो कि इंप्लीमेंट हो सकता है। अब इसमें है क्या कि कोई भी बैंक या फिर फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि आजकल फिनटेक का ज़माना है, पेटीएम, फ़ोनपे, क्रेड, तो ये सब आपको उधार वगैरह दे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का लोन दे रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ईएमआई ना चुका पाओ तो उस केस में बैंकों के पास क्या पावर है, कैसे वो पैसा रिकवर करें, तो उसी को लेकर ये पूरा नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। और कोशिश यहाँ पर यही है आरबीआई की कि जो डिजिटल लैंडिंग है उसको और थोड़ा रेगुलेट किया जाए, जो रिकवरी का मैकेनिज्म होता है जो कि भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई को ये प्रपोजल क्यों लाना पड़ा। देखो, भारत आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत से चीज़ों में ग्रो कर रहा है, स्पेशली स्मार्टफोन के यूजेज में मैसिव इंक्रीज़ हुआ है। पहले जिनके पास बेसिक फ़ोन हुआ करता था, अब उनकी भी आकांक्षाएँ बढ़ गई हैं कि भाई हमें यहाँ पर और अच्छा फ़ोन चाहिए, टच वाला, उसके अंदर ये फीचर होने चाहिए, यूपीआई पेमेंट करना है। अब जिसके पास पहले छोटा मतलब सस्ता फ़ोन होता था 10-15 हज़ार का, उसको लगता है भाई हमारे पास आईफोन होना चाहिए। तो स्मार्टफोन वगैरह का यूजेस काफ़ी बढ़ गया है। डिजिटल लैंडिंग इसकी वजह से और बढ़ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर पाएँ। इनफैक्ट अगर 10 हज़ार का भी फ़ोन लेना है तो लोग यहाँ पर उधार पर लेते हैं, मतलब ईएमआई पर फ़ोन लिया जाता है, राइट। फिर इसके अलावा बाय नाउ पे लेटर, इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया, अभी खरीद लो बाद में पे कर देना। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इसीलिए ईएमआई बेस्ड जो परचेज है वो आपका बढ़ता जा रहा है, कॉमन हो गया। स्पेशली जो मिडल और लोअर इनकम ग्रुप्स है उनमें ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। और भारत में आप देख सकते हो 1 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन है, सोच के देखिए, 100 करोड़ से ज़्यादा। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है भारत में। ह्यूज डिपेंडेंसी हो गई है स्मार्टफोन पर डेली लाइफ में। कुछ भी करना, आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, कहीं पर पेमेंट करना, कुछ भी हो, तो आपका स्मार्टफोन ही आपका सहारा है। और आज के डेट में स्मार्टफोन से आप क्या नहीं कर सकते, यूपीआई पेमेंट, आधार ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क, टेलीमेडिसिन, सब कुछ हो सकता है। तो स्मार्टफोन हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। ये हम कहते हैं ना नेसेसरी आइटम, तो ये नेसेसरी आइटम में आ गया, एसेंशियल में आ गया है। इसके बिना आप आज के डेट में काम ही नहीं चल सकता। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आरबीआई को सॉल्व करना पड़ा। प्रॉब्लम ये था कि डिफ़ॉल्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा था। ये जो छोटे डिजिटल लोन्स होते हैं, बहुत से लोग जो हैं स्मार्टफोन को ईएमआई पर लेते हैं, इंस्टेंट ऐप बेस्ड लोन पर ले लेते हैं, एनबीएफसी से फाइनेंस करा लेते हैं। और ये ज़्यादातर लोन क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। वैसा तो है नहीं कि आपको एक मोबाइल लेना हो तो आप अपना घर जो है वो गिरवी पर रख दोगे, आप अपना वो, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि फ़ोन तो फ़ोन है, इसके लिए कौन ही यहाँ पर कोलैटरल देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिना
कोलेटरल के आपको पैसा मिल जाता है जिस पर आप फ़ोन ले लेते हो। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो ये है कि अगर बाई चांस बोरोवर जिसने फ़ोन ख़रीदा है ईएमआई पर और वो ईएमआई देने से इनकार कर दे या फिर ईएमआई ना दे पाए, तो उस केस में जो लेंडर है, लेंडर मतलब बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जिन्होंने पैसा दिया आपको, तो वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेंगे? ट्रेडिशनल रिकवरी मेथड में क्या होता था कि यहाँ पर जो बैंकों के एजेंट्स वगैरह होते हैं वो आपके घर पर भेज देते थे, और अभी भी आजकल काफ़ी कुछ चलता है इसको लेकर। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्शन लिया जाता था, लीगल एक्शन। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम आएगी ना। अब आप सोच के देखो, 10,000 रुपये का फ़ोन है, अब उससे ज़्यादा तो बैंक खर्च कर देगा किसी बंदे को भेजने में आपके घर पर, उसको पेमेंट करना है, लीगल एक्शन लेना है, तो ये 10-10 हज़ार के लिए मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक थोड़ी लगेगा। तो इसी की वजह से जो लेंडर्स थे, जो एनबीएफसीज और बैंक्स थे, वो आरबीआई को कह रहे थे कि आप हमें एक ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम यहाँ पर अपना पैसा रिकवर कर पाएं। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने प्रपोज क्या किया है। आरबीआई ने लेंडर्स को ये कहा है कि बेसिकली डिवाइस रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बोरोवर है उसने अगर ईएमआई नहीं दिया, तो उस केस में उसके फ़ोन का, मतलब जो फ़ोन वो इस्तेमाल कर रहा है ना ईएमआई पर, उसके फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो आप दूर से ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने ये कहा है कि आप कंप्लीटली फ़ोन को ब्लॉक नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे पास कोई फ़ोन है, मैंने 20,000 रुपये का फ़ोन लिया, मैं ईएमआई उसका दे नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका लेंडर है, मान लो एसबीआई से या फिर किसी भी बैंक से मैंने उधार पर लिया है, तो वो मेरे फ़ोन को एकदम बंद ही कर देगा, मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, फ़ोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये कैसे सिस्टम वर्क करेगा? बेसिकली जब आप ईएमआई पर फ़ोन लोगे, जहाँ से आप परचेस करोगे, तो आपको एक कंसेंट फॉर्म फिल करना होगा। आपको बताना होगा कि हाँ, मैं अलाउ करता हूँ कि कल के डेट में अगर मैं ईएमआई नहीं दे पाया तो ये फीचर्स हमारे ब्लॉक हो सकते हैं। फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पीरियड होगा, मतलब बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के 60 डेज तक अगर आपने ईएमआई पे नहीं किया, ठीक है, आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, वो तो होगा ही होगा, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन 60 डेज तक भी अगर आप पे में नहीं कर पाए, तो उसके बाद आपको पहला नोटिस जारी होगा और उसके बाद आपको 21 दिन का समय मिलेगा रीपे करने के लिए। फिर सेकेंड नोटिस जाएगा और उसमें आपको मिनिमम 7 दिन का पीरियड मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर आप समझिए 21 + 7 30 डेज ये हो गया, 60 पहले का, 90 डेज का आपको लगभग टाइम मिलेगा टोटल मिलाकर, ठीक है। अब 90 डेज के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपके फ़ोन के कुछ जो फीचर्स हैं, जैसे कुछ ऐप्स हो गए, वो आपका बंद हो सकता है। मतलब जिस बैंक ने आपको पैसा दिया वो दूर से ही आपके फ़ोन को ऑपरेट कर लेगा, वहाँ पर कुछ चीज़ों को लिमिट कर देगा, उसकी यूजेस को आप लिमिट कर देगा, सेलेक्टेड फंक्शंस को लिमिट कर सकता है। लेकिन हाँ, जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो डिसेबल नहीं कर सकता। जैसे इनकमिंग कॉल हो गया, इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो गया, वो आप अपना फ़ोन में फिर भी इस्तेमाल कर पाओगे। इमरजेंसी फीचर, गवर्नमेंट अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज होते हैं। आज के डेट में मॉडर्न फ़ोन में बैंकिंग, आइडेंटिटी, इमरजेंसी सर्विसेज, लाइवलीहुड, ये डेली लाइफ का पार्ट बन गया। अगर ये सब भी नहीं चलेगा तो लोग मतलब कैसे काम कर पाएंगे? सो दैट इज़ वाई आरबीआई बेसिकली कोशिश कर रहा है कि जो लेंडर के राइट्स हैं और जो कंज्यूमर सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको एक प्रकार से बैलेंस किया जाए। अच्छा, यहाँ पर डिजिटल कोलैटरल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली जो लोन होता था उसमें गोल्ड, लैंड, व्हीकल, गारंटर, ये सब आपको गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन यहां पर तो क्या है, जो स्मार्टफोन आपने खरीदा है वही आपने फाइनेंस करा है और वही अपने आप में कोलैटरल है। तो इसी की वजह से उसको डिजिटल कोलैटरलाइजेशन कहा जाता है। मतलब जो डिवाइस है वही आपका मतलब सिक्योरिटी फॉर द लेंडर की तरह एक्ट करेगा कि एसबीआई ने आपको 20,000 रुपये फाइनेंस किया फ़ोन लेने में, अब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो एसबीआई दूर बैठकर जो है आपके फ़ोन को जो है कंट्रोल कर पाएगी। ये मतलब हुआ इसका। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? फिनटेक कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में ऑपरेट करते हैं, उनका एनपीए वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब इश्यूज आ रहे थे, उनका एनपीए वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई के प्रपोजल से फ़ायदा क्या हो सकता है? एक तो रिकवरी अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पर जो लेंडर्स हैं, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके फ़ोन के फीचर्स ब्लॉक कर देंगे,
तब आपको लगेगा कि यार ये फ़ोन तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, सिर्फ़ इसमें तो बात हो पाती है फ़ोन पे और कुछ हो ही नहीं पाता। तो स्मार्टफ़ोन का मतलब ही क्या रहा जब आप वो नहीं कर पाओ? तो उस केस में आपके अंदर भी रहेगा ना कि भाई मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट कर देता हूँ। तो इसकी वजह से रिकवरी और अच्छी हो पाएगी। यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होगा, एनपीए कम होगा, मैं आपको बता रहा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह, तो वो सब नहीं होगा, कम हो जाएगा बेसिकली। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कम होगा। अब क्या होगा कि बैंकों को पता है कि अल्टीमेटली पैसा आना है आपके पास, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि जब बैंकों को पता होता है कि ये पैसा वापस आना है, तो जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपको पैसा दिया गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी एक प्रकार से कम लगने लगेगा और इसकी वजह से अल्टीमेटली फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल लैंडिंग अभी तक फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा नहीं रहा था, क्योंकि बहुत धोखाधड़ी होती थी, इलीगल लोन ऐप्स होते थे, हैरेसमेंट किया जाता था, प्रेडेटरी लैंडिंग, ये सब सारे इश्यूज आते थे। अच्छा, यहाँ पर कंसर्न भी है, सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी का। मतलब आरबीआई कह तो रही है कि हाँ, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें डिनाई कर सकते हो फ़ोन के, लेकिन क्या पता मान लो फ़ोटोज़ को, मैसेजेस को, कॉन्टैक्ट्स को, जो लेंडर है वो सब, ये सब भी तो एक्सेस कर लेगा आपके फ़ोन का। तो इसकी वजह से चिंता की बात यह है और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उसमें बोला था अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी मतलब आपके फ़ोन में कोई झांक नहीं सकता, देख नहीं सकता, गलत। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा? तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि आरबीआई ने ये जो अलाउ किया, लेकिन आरबीआई बेसिकली ये कह रही है कि देखो, हम यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड चीज़ों पर ही अलाउ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पर नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ग्लोबली अगर आप देखोगे दुनिया भर में कई देशों में इस तरह के फीचर काम करते हैं, जैसे केन्या, नाइजीरिया, कोई बहुत बड़ी इकोनॉमीज में नहीं, लेकिन हाँ कुछ छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ जो फिनटेक फर्म है वो पे एज यू गो फ़ोन अलाउ करते हैं। मतलब आपने मान लो 4 EMI दे दिया तो आपके फ़ोन के ये फीचर्स ओपन हो जाएंगे, 6 EMI दे दिया तो एक और फीचर ओपन हो जाएगा। कई बार इस तरह की भी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हाँ, मेजर इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो भारत जो है प्रॉब्ली पहला देश बनने जा रहा है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी डिटेल थी वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एनबीएफसी से लेकर 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 किसी भी साल का बैच लेना चाहते हैं, बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, और हमारा ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। यूपीएससी स्टार्ट करने वाले हो तो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो, मोस्ट एस्पिरेंट्स यूपीएससी में फेल पढ़ाई की कमी से नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। शुरुआत सबकी सेम होती है, एक नोटबुक, कुछ YouTube लेक्चर्स, कुछ PDFs और ना फॉलो होने वाला टाइम टेबल। फिर आती है वो लाइन, इस बार तो आए AS क्लियर है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कंफ्यूज हो जाता है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, और क्या मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ। लेक्चर्स होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं, नोट्स बनते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं, और यही असली प्रॉब्लम है। यूपीएससी में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सिस्टम चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, और उसी के साथ स्टडी IQ IAS लेकर आ रहा है द स्मार्ट रेवोल्यूशन। नो मोर रैंडम प्रेप, नो मोर स्कैटर्ड लेक्चर्स, बस क्लैरिटी, मेंटोरशिप, रिवीजन, टेस्ट्स और फाउंडेशन से फाइनल सिलेक्शन तक एक क्लियर पाथ। अब यूपीएससी प्रिपरेशन रैंडम नहीं होगी, अब यूपीएससी प्रिपरेशन स्मार्ट होगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।